हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों दीक्षा पोर्टल पर निष्ठा प्रशिक्षण चल रहे हैं। निष्ठा प्रशिक्षण में कुल मिलाकर 18 कोर्स होने हैं। आप सभी ने अभी तक कुल मिलाकर लगभग 9 कोर्स कर लिए होंगे। नहीं किए हैं तो आपके होने वाले होंगे। साथियों, आपको मालूम होगा कि जब निष्ठा के 18 कोर्स पूर्ण हो जाएंगे तब हम सभी टीचर्स का एक ऑनलाइन आकलन परीक्षा होगी, जिसमें निष्ठा के 18 कोर्स से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। साथियों, इसी को ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो में मैं आपके समक्ष कोर्स 4, 5 व 6 की डायरी लेकर आया हूँ। साथियों, आपको कोर्स 4, 5 व 6 का PDF मिल जाएगा। ये PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ये PDF पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। इस वीडियो में पासवर्ड आपको बता दिया जाएगा। आप इस PDF को डाउनलोड कर लें और अपने पास सुरक्षित रखें ताकि आपके काम आ सके। साथियों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार की अन्य वीडियो समय समय पर मिलती रहा करें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कोर्स 4, 5 व 6 की निष्ठा डायरी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है मॉड्यूल नंबर 4, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों की प्रासंगिकता। तो साथियों, इसमें सबसे पहले उद्देश्य थे, आपको याद होगा कि इसमें लिखा था, इस सत्र के अंत में हम सीख पाएंगे कि शिक्षकों एवं बच्चों के बीच मौजूदा जेंडर संबंधी पूर्वाग्रहों और पक्षपातों और उन पर आलोचनात्मक रूप से पहचान करना। दूसरा उद्देश्य था विभिन्न विषयों के समव्यवहार में जेंडर संवेदनशील प्रक्रियाओं का विकास करना, कक्षागत वातावरण में जेंडर संवेदनशीलता को बढ़ावा देने वाली अधिगम गतिविधियों का उपयोग करना और उन्हें ग्रहण करना। नंबर 3 था बालिकाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ाने में पाठ्यक्रम और पाठकों की भी भूमिका को समझ पाना, विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धियों की पहचान करना और उनके योगदान की उदाहरण द्वारा प्रशंसा करना। राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी को पहचानना और उनकी सराहना करना। इसके बाद आता है सामग्री की रूपरेखा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयाम का परिचय। दूसरा था विद्यालय शिक्षण प्रक्रिया में जेंडर एवं जेंडर आयामों की समझ। फिर आता था इसमें प्रच्छन्न प्रचलित पाठ्यक्रम को पूर्ण करने में प्रधान अध्यापक एवं शिक्षकों की भूमिका की समझ। भाषा शिक्षण में जेंडर संबंधी मुद्दों का समावेश। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में जेंडर समस्याओं का समावेश। गणित शिक्षण में जनरल समस्याओं का समावेश। विज्ञान शिक्षण में जेंडर संबंधी समस्याओं का समावेश और गतिविधियों के माध्यम से जेंडर संबंधी मुद्दों का समावेश। और फिर आता है सारांश। तो साथियों, ये इसकी रूपरेखा थी कोर्स 4 की। सबसे पहला था इसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयाम का परिचय। तो इसका पूरा वर्णन यहाँ पर किया गया है। साथियों, आप इस PDF को डाउनलोड कर लेना। मैं इसका पासवर्ड आपको बता दूंगा। जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो ये आपके काम आएगी। फिर आता है इसमें विद्यालय शिक्षण में जेंडर संबंधी आयामों की समझ। फिर इसके बाद था गतिविधि नंबर 1, रूढ़िबद्ध धारणाओं की पहचान करना। निम्नलिखित में से कौन सी रूढ़िबद्ध धारणाएं आमतौर पर पुरुष, महिला या दोनों से जुड़ी हुई हैं? व्यवस्थित करें इसको। आश्रित स्त्री, सक्षम पुरुष, भावुक स्त्री, शक्तिशाली पुरुष, निर्णय लेना पुरुष, निडर और बहादुर पुरुष। तो ये गतिविधि थी, आपको ध्यान होगा, इसका भी इसमें वर्णन कर दिया गया है। गतिविधि नंबर 2 थी जेंडर पर मीडिया के चित्र का विश्लेषण। एक ऐसे विज्ञापन के बारे में विचार कर अपने अभिव्यक्ति ऑनलाइन ब्लॉग स्पॉट पर देना जो जेंडर संबंधी रूढ़ियों को मजबूत करता है, और एक अन्य विज्ञापन जो जेंडर के अनुकूल है। गतिविधि नंबर 3 थी, इसमें एक सम विचार करें।
स्कूल के कार्यक्रम के दौरान स्वागत आदि के लिए फूल माला देने की जिम्मेदारी लड़कियों को ही दी जाती है, क्यों? हमारे स्कूल या स्कूल के बाहर किसी भी अनौपचारिक कार्यक्रम में कुछ ऐसे उदाहरणों के बारे में विचार करना जहां लड़के फूलों को पेश करते हुए दिखाई देते हैं, क्या ऐसा होते देखा जाता है? यदि नहीं तो इसका क्या कारण है, इस पर हमें विचार करने की जरूरत है। ये गतिविधि नंबर 3 थी। इसके बाद था इसमें भाषा शिक्षण के माध्यम से जेंडर मुद्दों का समेकन। इसके बाद आता है कुछ लिंग तटस्थ शब्द निम्नलिखित है, यह आपने देखे होंगे इसमें। फिर इसके बाद था विचारणीय प्रश्न, क्या शारीरिक गुण एक अच्छा शासक होने के लिए पर्याप्त हैं? क्या लड़कियां या महिलाएं शक्ति और अधिकार वाले पदों को संभालने में पुरुषों की तुलना में कम सक्षम हैं? कक्षा में शक्तिशाली एवं निर्णायक भूमिका में स्थानीय महिलाओं के उदाहरण दें। क्या आपने अपने परिवार में बाहर आने पर, समय पर या इसी तरह के अन्य किसी विषय में लड़कों लड़कियों के प्रति कोई भेदभाव होते देखा है? तो ये कुछ सवाल थे, ये भी आपको ध्यान होगा। इसके बाद आता है सामाजिक विज्ञान शिक्षण के माध्यम से जेंडर समेकन। सामाजिक विज्ञान प्राथमिक स्तर से शुरू होने वाली स्कूली शिक्षा के सभी चरणों में स्कूल पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग है। तो मित्रों, ये सब आपको इस PDF में मिल जाएगा, ये सब कुछ लिखा है इसमें। मैं इस PDF का पासवर्ड आपको बता दे रहा हूँ। इसका पासवर्ड है 12345। इसको आप डाउनलोड कर लेना। इसके बाद आता है सामाजिक मानदंड और व्यवहार का विवरण। फिर था इसमें जेंडर संबंधी चिंताओं का गणित शिक्षण द्वारा समेकन। अपनी समझ की जांच करें, इनमें से कौन सी गलती समस्या जेंडर समावेशी नहीं है। ये कुछ क्वेश्चन थे, इसका भी इनमें वर्णन कर दिया गया है। फिर आता है विज्ञान शिक्षण में जेंडर समेकन। पहले के समय में विज्ञान और प्रौद्योगिकी तक महिलाओं की पहुंच बहुत सीमित थी। उन्हें बौद्धिक, वैज्ञानिक और तकनीकी समुदाय से लगभग बाहर रखा जाता था। उनको हमेशा बच्चों के पालन पोषण और घर की देखभाल से जोड़ा गया है। इसके अलावा विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान भी रिकॉर्डिंग में कमी के कारण इतिहास में छिपा हुआ है। ये सब पूरा वर्णन इसके अंदर कर दिया गया है। गतिविधि नंबर 5, महिला वैज्ञानिकों को पहचानना। इसमें जानकी अम्मल की फोटो थी, उस पर प्लस का साइन था, उसे टच करके इनके बारे में पूरी जानकारी आ जाती थी। फिर कल्पना चावला जी थी, शकुंतला देवी की थी, और इस तरह से कुछ फोटो थे, आपने देखे होंगे। फिर थी गतिविधि नंबर 6, स्वयं विचार करें। फिर गतिविधियों के माध्यम से जेंडर को समझना, ये पूरा वर्णन इसके अंदर कर दिया गया है। गतिविधि नंबर 1 के बारे में भी दे रखा है इसमें, गतिविधि नंबर 2, गतिविधि नंबर 3, और फिर इसका सारांश आ जाता है। फिर पोर्टफोलियो गतिविधि थी। पोर्टफोलियो गतिविधि क्या होती है? यह एक मॉड्यूल की सीख को लागू करने के लिए प्रत्येक मॉड्यूल के अंत में एक फुटबॉल योगा की विधि दी गई है। यह मॉड्यूल के ज्ञान को समेकित करने में मदद करती है। इसके बाद पहलू नंबर 3, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। पहलू नंबर 4, गुप्त पाठ्यक्रम। पहलू नंबर 5, स्थानीय उदाहरणों, अनुभव, रोल मॉडल का उपयोग। तो इस तरह से ये मॉड्यूल आपका पूरा हो जाता है, मॉड्यूल नंबर 4। इसके बाद आता है मॉड्यूल नंबर 5, शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में ICT का योगदान। इसमें उद्देश्य आते हैं। सबसे पहले इस सत्र के अंत में हम सीख पाएंगे कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का वर्णन कर सकेंगे, ICT के लाभ बता सकेंगे, शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में विभिन्न ICT उपकरणों के उपयोग को पहचान सकेंगे और व्याख्या कर पाएंगे। शिक्षण सामग्री और शिक्षण तकनीकी के अनुसार उपयुक्त शिक्षण संसाधनों की पहचान कर सकेंगे। ICT शिक्षण सामग्री और शिक्षा शास्त्र के समायोजन पर आधारित एक शिक्षण योजना तैयार कर सकेंगे। इसके बाद आती थी सामग्री की रूपरेखा। ICT की अवधारणा, सामग्री, संदर्भ और शिक्षण के तरीकों के आधार पर ICT का उपयोग करने का दायरा, शिक्षण अधिगम मूल्यांकन के लिए उपलब्ध विविध संसाधन और प्रौद्योगिकी। नंबर 4 पे था संसाधन और प्रौद्योगिकी के चयन के लिए मानदंड। सबसे पहले आता है इसमें ICT का परिचय। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दो व्यक्ति कभी एक जैसे नहीं हो सकते,
जिन विद्यार्थियों के साथ हम काम करते हैं वे भी भिन्न भिन्न हैं। उन सभी का सीखने का तरीका भी अलग है। बेहतर तब सीखते हैं जब उन्हें शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान एक से अधिक ज्ञानेंद्रियां शामिल करने के अवसर मिलते हैं। इसीलिए एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों पर आधारित शिक्षण नीतियों को अपनाने से विद्यार्थियों के सीखने के अनुभव में वृद्धि होती है। ऐसे अनुभव यह सुनिश्चित करते हैं कि शिक्षार्थी को दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और कुछ गतिविधि आधारित उद्दीपक मिले ताकि उन्हें सीखने के अवसर मिले। इसका परिचय था। फिर आता है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्या है। मॉड्यूल के इस भाग में हम आईसीटी की अवधारणा को समझने की कोशिश करेंगे। सामान्यतः कई बार जब हमसे यह प्रश्न किया जाता है कि आईसीटी की व्याख्या कैसे करें, तो हम केवल आईसीटी का पूर्ण रूप सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को ही मानते हैं। लेकिन शिक्षा में इसका उपयोग जानने के लिए आईसीटी की व्याख्या को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। यूनेस्को के अनुसार आईसीटी का तात्पर्य प्रौद्योगिकी के उपकरणों और संसाधनों का एक सेट है जिसके माध्यम से डिजिटल जानकारी का संग्रहण और संचालन किया जाता है। इसके बाद आया था इसके अंदर आईसीटी के उदाहरण और गैर उदाहरण। ये शायद इसमें गतिविधि थी, आपको ध्यान होगा। डिजिटल समाचार पत्र ये उदाहरण हुआ, टेलीफोन गैर उदाहरण, स्मार्ट टीवी उदाहरण, रेडियो गैर उदाहरण, मेल उदाहरण, बायोमेट्रिक सिस्टम उदाहरण और मुद्रित पाठ्य पुस्तक गैर उदाहरण। ये इसमें गतिविधि थी नंबर 2 वाली। फिर आता है गतिविधि नंबर 3। इसमें आपको निष्ठा के ब्लॉग पोस्ट पर जाकर अपना एक प्रतिक्रिया देनी थी। जो निष्ठा ब्लॉग है उस पर आपको अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करानी थी। फिर आता है इसमें शिक्षण सामग्री, शिक्षा शास्त्र टेक्नोलॉजी को कैसे एकीकृत किया जाए। या आप पूरा पढ़ सकते हैं, इसमें पूरा वर्णन किया गया है। इसके बाद आया था इसमें गतिविधि नंबर 4, स्वयं करें। यह भी इसके अंदर इसका पूरा वर्णन है। साथियों, इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको फिर बताए दे रहा हूं। इस पीडीएफ का जो पासवर्ड है वो है 12345। ये इसका पासवर्ड है। इसे आप डाउनलोड कर लेना और अपने पास सुरक्षित रख लेना। फिर इसमें आया था विभिन्न आईसीटी उपकरणों, तकनीकों का पता लगाएं। इसमें कुछ सॉफ्टवेयर के नाम दिए गए हैं जैसे जियोजेब्रा, PHET, कला और संस्कृति, मार्बल, भुवन, जी कॉम्प्राइज और फिर एडुकेटिव 8, टेक्स मैथ और टेक्स पेंट। ये सब कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो पढ़ने में काम आते हैं। फिर इसमें ऑनलाइन शिक्षण की चर्चा की गई थी, उसका वर्णन भी इसके अंदर किया गया है। गतिविधि नंबर 6, डिजिटल सत्र की योजना बनाना। फिर आता है ऑनलाइन शिक्षण के दौरान सुरक्षा, बचाव और गोपनीयता। विषय सामग्री प्रौद्योगिकी एकीकरण, पोर्टफोलियो गतिविधि, ये सब आ जाता है। फिर इसमें अतिरिक्त संसाधन दिए गए थे। ये कुछ वेबसाइट के लिंक हैं जिस पर आप जाकर एक्स्ट्रा नॉलेज को गेन कर सकते हैं। ये समाप्त हो जाता है मॉड्यूल नंबर 5। अब आता है मॉड्यूल नंबर 6, कला समेकित शिक्षा। मॉड्यूल में हमारे सीखने की यात्रा का इसमें वर्णन किया गया है। सबसे पहले विवरण, परिचय, मॉड्यूल की विषय वस्तु, सारांश, पोर्टफोलियो गतिविधि, अतिरिक्त संसाधन और उसके बाद में प्रश्नोत्तरी। सबसे पहले उद्देश्य, इस सत्र के अंत में हम सीखने में सक्षम होंगे कला शैक्षणिक माध्यम कैसे बन सकती है। जो कलाएं हैं, आर्ट शैक्षणिक माध्यम कैसे बन सकती हैं, प्रत्येक बच्चे के सीखने और समग्र विकास पर इनके प्रभाव को समझना, बच्चे की रचनात्मक अभिव्यक्ति का पता लगाने के माध्यम के रूप में कला अनुभव, कला रूपों के साथ परिचय, विभिन्न विषयों की शिक्षा को रोचक बनाने के लिए योजनाएं बनाने और उपयुक्त कला अनुभव के आयोजन की योग्यता हासिल करना, ये इसके उद्देश्य हैं। फिर सामग्री की रूपरेखा आ जाती है इसके अंदर। कला समेकित अधिगम एक परिचय, ये पढ़ेंगे पूरा इसके अंदर वर्णन किया गया है। फिर आता है कला समेकित शिक्षा अवधारणा, दृश्य कलाओं और प्रदर्शन कलाओं से तात्पर्य क्या है। फिर आता है कला शिक्षा और कला समेकित शिक्षा में क्या अंतर है। ये सब कुछ इसके अंदर पूरा वर्णन किया गया है। साथियों, इसको आप डाउनलोड कर लेना। इसका पासवर्ड मैंने ऊपर बता दिया है, अपने पास इसको आप सुरक्षित रखें, आपके काम आएगी। तो इस तरह से आपका ये जो मॉड्यूल था, मॉड्यूल नंबर 6, ये भी लगभग हो गया है। साथियों, इसे आप डाउनलोड कर लेना। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।